आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए क्या प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा शास्त्र का, जिसका नाम है शिक्षा के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 का नाम शिक्षा के उद्देश्य है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाके आप पहला चैप्टर देख सकते हैं। उसमें शिक्षा का अर्थ, प्राकृत एवं क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया गया है। आज ही हम चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि अरस्तु महोदय ने क्या कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यहीं से अगर हम बात को उठाएं तो इनका कहने का मतलब क्या है, तो मतलब इनके कथन से पता चल सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्होंने यह कहने का प्रयास किया होगा कि मनुष्य का अस्तित्व समाज से ही है। ठीक है, समाज से बाहर कुछ भी नहीं है। हम इससे इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उनके कहने का मतलब यही तो है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मतलब अगर वो समाज से अलग हो जाएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, समाज के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार से मैकाइबर जी ने भी समाज के विषय में कुछ कहा है। उन्होंने कहा है समाज मानव संबंधों का जाल है। ये किसने कहा है? मैकाइबर महोदय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो समाज है ये मानव संबंधों का जाल है। इससे भी हम कुछ देख सकते हैं, इससे हम कुछ कह सकते हैं कि इस कथन को देखकर यह कह सकते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्तियों के समूह से होता है। कहाँ से होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो समाज का निर्माण व्यक्तियों के समूह से होता है। इस प्रकार से व्यक्ति और समाज दोनों के आदर्श रूप से ही राष्ट्र का विकास उचित ढंग से संभव है। ठीक है, इससे यह कहा जा सकता है। इस आधार पर शिक्षा का दो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, दो मुख्य उद्देश्यों के बारे में इसमें बताया गया है। पहला कौन सा है? तो है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, या जिसे कहते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट, या फिर दूसरा जो है वो है सामाजिक विकास का उद्देश्य, या जिसे कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य के बारे में। तो इसका नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, व्यक्तिगत विकास, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो इससे आपका क्या पता चल जा रहा है? नाम से पता चल जा रहा है कि किसी एक पर्सन या व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत, तो मेरे प्यारे दोस्त मानव की दो आवश्यकताएं होती हैं। कितनी आवश्यकताएं होती हैं? दो आवश्यकताएं होती हैं। एक, पहला क्या? स्वयं के विभिन्न गुणों को विकसित करना। ठीक है, क्या? स्वयं के विभिन्न गुणों के, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं, उसकी जो योग्यता है, जो उसकी कुशलता है जिस चीज़ में, उनको क्या और अच्छे से डेवलपमेंट करना। और जो दूसरा है वह अपने को समाज का अभिन्न अंग बनाना। ठीक है, ये क्या? ये दूसरी उसकी आवश्यकता होती है। तो अभी आपने दो आवश्यकताएं देखी। एक क्या है? एक अपने अंदर जो स्वयं के अंदर विभिन्न गुण है उनको विकसित करेगा, और दूसरा क्या? अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग बनाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों से जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों की बात करते हैं तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत विकास हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे जो बोल रहा है कि व्यक्तिगत विकास का तात्पर्य देख लेते हैं कि व्यक्तिगत विकास का तात्पर्य क्या है। ठीक है, इससे हमें मतलब व्यक्तिगत विकास से हमें क्या लाभ है या क्या इसका उद्देश्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें, एक मिनट, हाँ, इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है कि बालक के अंदर अंतर्निहित, क्या? बालक में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, गुणों का विकास करना। जो उसके अंदर शक्ति और गुण होते हैं उनका क्या करे? विकास करे। जैसे बालक किसी चीज़ में भी कुशल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, हर बालक अपनी रुचि मतलब इंटरेस्ट, अभिरुचि, योग्यता, कार्य कुशलता और कार्य क्षमता अलग अलग होती है। मतलब हर बालक एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी को पढ़ना पसंद है तो किसी को खेलना पसंद है। कोई मैच खेलने में अच्छा है तो कोई क्या करने में? पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, किसी को डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तो किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, किसी को खेती में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हर बालक समान नहीं होता। हर बालक की जो है वो रुचि, अभिरुचि, योग्यता, कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो
अतः शिक्षा का पहला उद्देश्य उस बालक का क्या होता है, व्यक्तिगत विकास कराना होता है। तो शिक्षा का जो पहला उद्देश्य बनता है मेरे प्यारे दोस्त, वो होता है कि उसका जो व्यक्तिगत विकास है, मतलब उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता के अनुसार उसको क्या करे, शिक्षा प्रदान कराए, जिससे वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्या हो सके, एक तरीके से कुशल बन सके, अपने कार्य क्षेत्र में कुशल बन सके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है वो टीपी नन ने लिखा है, टीपी नन जी ने कहा है, वो कहते हैं कि व्यक्तिकता ही जीवन का आदर्श है। क्या, व्यक्तिकता ही जीवन का आदर्श है। ये कौन कहते हैं, टीपी महोदय कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, निजी व्यक्तिगत गुणों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, उसके व्यक्तिगत या निजी व्यक्तिगत गुणों का विकास किया जाता है। इसलिए कुछ विद्वान इस उद्देश्य को निजित्व का उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के क्या व्यक्तिगत गुणों का विकास किया जाता है, इसीलिए इसको कुछ विद्वान क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो कुछ विद्वान इसे कहते हैं निजित्व का उद्देश्य। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछ ले कि निजित्व का उद्देश्य किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है व्यक्तिगत विकास को ही क्या कहते हैं, निजित्व उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, ये निजी गुण निम्न प्रकार के हैं। निजी गुण निम्न प्रकार के मतलब कई सारे हैं। एक तो शारीरिक, ठीक है, दूसरा क्या, मानसिक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा चारित्रिक, पांचवा भावनात्मक और छठा कौन सा, व्यवसायिक, और इसके बाद और सारे भी हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये इनके निजी गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति के। बात करें व्यक्तिकता के दो पक्ष होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला जो होता है वो होता है आत्म अनुभूति। ठीक है, आत्म अनुभूति का मतलब क्या होता है, स्वयं अनुभव पर आधारित। ठीक है, दूसरा होता है आत्म अभिव्यक्ति, ये होता है स्वयं तत्काल अभिव्यक्ति पर आधारित। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देख लें इसमें जो उपयुक्त पक्ष मतलब ऊपर दिए गए हैं, आत्म अनुभूति और कौन से, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसमें से क्या बोल रहा है कि दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष इस हेतु उपयोगी होता है, इस हेतु क्या उपयोगी होता है, जबकि द्वितीय पक्ष से वर्ग संघर्ष की स्थिति आ सकती है। मतलब हम लोगों के लिए कौन सा पक्ष, तो पहला पक्ष ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उपयोगी होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत विकास का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किससे होता है, तो वो पहले से किससे, आत्म अनुभूति से होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है आत्म अभिव्यक्ति, उससे क्या बोल रहा है कि द्वितीय पक्ष से क्या हो जाता है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति आ सकती है। इसलिए इस उद्देश्य में पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य में क्या दिए गए हैं, पक्ष और विपक्ष में दोनों में तर्क दिए गए हैं। किस उद्देश्य में, तो व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य में। कुछ लोगों ने पक्ष में इसके बोला है और उसके बाद कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में खड़े होकर बात की है। तो बात करें तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन कौन से, टीपी नन, रूसो, पेस्टालॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि इस उद्देश्य के समर्थक हैं। ठीक है, किसके समर्थक है मेरे प्यारे दोस्त, तो व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य के समर्थक हैं कौन कौन, टीपी नन, रूसो, पेस्टालॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और भी सारे हैं, ये मुख्य हैं। तो बात करें इनके पक्ष में उन्होंने क्या कहा है, तो इनके पक्ष में कहा है, पहला पॉइंट जो है वो कह रहे हैं विश्व की सारी अच्छी बातों की उत्पत्ति मानव में स्वतंत्र प्रकृति से ही संभव है। मतलब इनके कहने का आशय है कि जो विश्व की सारी अच्छाई हैं वो क्या हैं, वो मानव के स्वतंत्र प्रकृति से ही संभव हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट जो कह रहा है, बालक को स्वतंत्र रूप से अपने गुणों को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, ये किसमें, व्यक्तिगत के पक्ष में ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट जो बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के ऊपर समाज, एक मिनट, क्या व्यक्ति के ऊपर समाज के आदर्शों को बलपूर्वक लादते ही मनोरोगी हो सकता है, अतः उसे स्वयं आदर्शों को अपनाने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, किसी चीज़ को बलपूर्वक उनके ऊपर नहीं लादना चाहिए, समाज के आदर्शों को उनके बलपूर्वक नहीं लादना चाहिए, वह स्वयं क्या करें, इसको अपनाने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। वो जब खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को अपनाएंगे। लेकिन कुछ विद्वान क्या मेरे प्यारे दोस्त, कुछ विद्वान जो हैं वो इसके विपक्ष में भी बात कर रहे हैं, इसके विपक्ष में भी बात किए हैं। जैसे आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हैं, इस उद्देश्य में मानव
के सामाजिक स्वरूप की उपेक्षा की जाती है। तो अगर व्यक्तिगत को लेकर देखें तो ये सामाजिक स्वरूप है उसकी क्या करता है, उपेक्षा करता है। और क्या, यह उद्देश्य व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य क्या करता है, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देता है, मतलब ये निजी व्यक्तिगत चीज को ज्यादा प्रोत्साहन करता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इस उद्देश्य में सामाजिक विघटन की संभावना बढ़ती है। मतलब व्यक्तिवाद से ही क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे व्यक्तिक विकास से यह होता है कि इसमें सामाजिक विघटन, मतलब लोग समाज से अलग होने लगते हैं और समाज को कई खंडों में बांटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये किसके कारण, तो ये व्यक्तिक विकास का उद्देश्य के कारण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है ये केयरडर का कथन है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य सामाजिक जीवन को अपना समर्पण, एक मिनट, हाँ आ जाइए। ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य सामाजिक जीवन को अपना समर्पण करके ही अपनी पाशविक प्रवृत्ति से ऊपर उठता है। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो जब अपना जीवन समाज में अपना समर्पण कर देता है पूरा जीवन, तो क्या होता है उसके अंदर जो पाशविक शक्तियाँ होती, मतलब केवल हम ही करेंगे, हम खाएंगे, हम बैठेंगे, ये सारी जो पाशविक शक्तियाँ होती हैं ये उससे ऊपर उठ जाता है और ये थोड़ा मानव की श्रेणी में आने लगता है। ठीक है, उसी के बाद 5 नंबर पॉइंट में क्या इफ्रेसियस महोदय ने कहा है, उन्होंने कहा है मानव प्रकृति उतनी ही सामाजिक है जितनी स्वाभिमानी है। ठीक है, ये किसने कहा है, इफ्रेसियस महोदय ने कहा है। इस प्रकार से व्यक्तिक उद्देश्य को जानकर यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास उसके व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर होना चाहिए, लेकिन इसे नहीं भूलना चाहिए कि वह व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। तो ये कह रहे हैं कि उपयुक्त कथन को हम देखकर यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य है इसकी जो व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर इनका क्या करना चाहिए, इनका विकास होना चाहिए। जैसे मान लो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी को एक जगह पे कर दो भैया तुम सभी लोग आज से, जैसे आप क्लास में जाओ आपको सभी लोग टीचर आ जाए कि ऐसा है तुम में से सभी लोग डॉक्टर ही बनोगे। भाई मेरी नहीं रुचि है, मैं नहीं बनना चाहता हूँ, सीधी सी बात। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि व्यक्तिगत रुचि के अनुसार उसको क्या शिक्षा प्रदान करानी चाहिए, लेकिन एक चीज को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक क्या सामाजिक प्राणी है, इसको समाज से भी मतलब है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो दूसरा नंबर है ये है सामाजिक विकास का उद्देश्य। अभी आपने किसको पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है व्यक्तिक विकास का उद्देश्य, अब पढ़ें आप सामाजिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ये पहला पॉइंट है, इस उद्देश्य का संबंध समाज से है। ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है आपको कि इसका उद्देश्य किससे है, समाज से है। इसके अनुसार समाज का स्थान व्यक्ति से ऊंचा है, समाज हित में ही व्यक्ति की हित निहित है। मतलब कह रहा है कि इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें जो है मनुष्य से ऊंचा समाज को दिखाया गया है और इसमें मनुष्य का हित जो है वो समाज के हित में ही दिखाया गया है। समाज से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, यह भी इसमें बताया गया है। ठीक है, इसी के उसमें जो है संदर्भ में कौन, रेमांड महोदय ने कहा है समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। ठीक है, किसने कहा, रेमांड महोदय ने इस चीज को कहा है। जब तक व्यक्ति समाज में है तभी तक वह सामाजिक संबंधों के साथ जी सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वह अपने में परिवर्तन सामाजिक अधिकार आधार पर ही करेगा। सही बात है, कोई भी व्यक्ति किसी समाज में अगर जाता है तो क्या करता है, उसी के अनुसार ढलना चाहता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन कब करता है, सामाजिक आधार पर करता है। जो बातें इसके पूर्व व्यक्तिगत उद्देश्य के विषय में कही गई वही बातें इसके साथ भी संभव हैं। तो क्या जो बातें व्यक्तिगत में कही गई वो इसके साथ भी संभव है। इसका कारण क्या है, व्यक्ति और समाज। ठीक है, इसका कारण यही है कि व्यक्ति और समाज। चलिए पॉइंट अगला जो है ये कह रहा है व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता है और समाज से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट जो आपका है वो है कि समाज अपनी उन्नति व्यक्तियों के द्वारा, एक मिनट, समाज अपनी उन्नति व्यक्तियों के द्वारा ही करता है। एक आदर्श समाज आदर्श व्यक्तियों से ही बन सकता है। अतः व्यक्ति को अपने हित को ध्यान में रखते हुए समाज के हित को ध्यान में रखना चाहिए। ब्रेडेल के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। ठीक है, ये किसने कहा, ब्रेडेल जी ने कहा है कि सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता की
प्राप्ति। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य इसमें बताया गया है वो क्या करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। तो इसमें हम ये पूरा निचोड़ देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें समाज पे ज़्यादा बल दिया गया है, व्यक्तिकता को कम दिया गया है। और व्यक्तिकता को व्यक्तिक विकास में ज़्यादा बल दिया गया है, उसमें समाज को कम बल दिया गया है। ठीक है। सामाजिक उद्देश्य के दो रूप हैं। सामाजिक उद्देश्य के कितने रूप हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके दो रूप हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कौन सा, एक मिनट, पहला आपका है उग्र रूप, दूसरा है उदार रूप। उग्र रूप से आपको समझ में आ जाता होगा और उदार रूप से भी आपको शब्द से ही समझ में आ जाता होगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। पॉइंट एक, उग्र रूप। उग्र रूप के समर्थकों का यह मत है कि राष्ट्र या समाज व्यक्ति से ऊपर है। उग्र रूप के लोग जो हैं ये कहते हैं राष्ट्र या समाज जो है ये व्यक्ति से ऊपर है, इसलिए व्यक्ति हित पर ध्यान न देकर राष्ट्र हित पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ये कौन लोग कह रहे हैं, ये उग्र रूप वाले कह रहे हैं। और जो उदार रूप के हैं उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सेवा है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें बालक अपना अस्तित्व रखते हुए देश और समाज की सेवा करता है। तो इसमें बालक खुद को भी, अपने व्यक्तित्व को भी और उसके बाद क्या समाज को, दोनों को साथ में लेकर चलता है, इसलिए इसका नाम उदार रूप है। और उग्र रूप में केवल समाज को ही ऊपर माना गया है, समाज को ही मुख्य माना गया है। ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अतः शिक्षा का उद्देश्य उनमें दोनों में सामाजिक कुशलता को जागृत करना है। ठीक है। दोनों में क्या है, सामाजिक कुशलता को जागृत करना है। हाँ, यह बात अवश्य याद रखी जाए कि उद्देश्य का उग्र रूप ना स्वीकार किया जाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, केवल उग्र रूप को नहीं स्वीकार करना है, क्योंकि हमें केवल समाज ही देख के नहीं चलना है, बालक के व्यक्तित्व को भी देखकर हमें चलना रहता है। ठीक है। क्या बालक के व्यक्तित्व को भी देखकर चलना रहता है, केवल समाज को देखकर नहीं चल सकते। अगर समाज को देखकर चलेंगे तो बालक अपनी जरूरत, अपनी मनपसंद, अपनी रुचि, अपनी कार्य क्षमता, अपनी कुशलता के सारे कामों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और उसको क्या, समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। वहां पर वो ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। कोई भी व्यक्ति किसी की कॉपी करके ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। यह बात सत्य है, सत्य नहीं अटल सत्य है। ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि उग्र रूप को हमें ध्यान में नहीं रखना है। चलिए, स्वीकार नहीं करना है। यदि आदर्श समाज है तो व्यक्ति निश्चित रूप से ही आदर्श होगा। तो अगर समाज आदर्श है तो उसमें व्यक्ति कौन से, किस तरीके से होंगे, वो भी आदर्श ही होंगे, क्योंकि आदर्श व्यक्ति ही आदर्श समाज बनाते हैं। ठीक है। चलिए, अगला जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य में संबंध है। तो अभी हम देखेंगे कि व्यक्तिक और सामाजिक संबंध में क्या, व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो ये दिया है ये कह रहा है व्यक्ति और समाज में कौन छोटा और कौन बड़ा है, इसका उत्तर दे पाना कठिन है। ठीक है। अगर दोनों की हम लोग क्या करें, तुलना करें, तो इसमें यह कह पाना बहुत कठिन है कि व्यक्ति ऊपर है कि समाज ऊपर है, क्योंकि समानतः इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है। ये शैक्षिक क्रिया के दो पक्ष हैं। ये दोनों क्या, शैक्षिक क्रिया के दो पक्ष हैं, एक सामाजिक भी और एक व्यक्तिक भी। ठीक है। इन दोनों का अपना अलग महत्व है। तो इन दोनों का अपना एक अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि समाज ऊपर है कि व्यक्तिक ऊपर है, या हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट, दोनों में अटूट नाता है, दोनों में घनिष्ठ संबंध हैं, ये दोनों परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। तो क्या इसमें एक अटूट नाता है इन दोनों में, और इनमें घनिष्ठ संबंध भी हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर व्यक्ति के समाज संभव नहीं है और बिना समाज के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, अगला जो है, व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज व्यक्तियों को विभिन्न मान्यताओं से परिचित कराता है। इस प्रकार इन दोनों में किसे अधिक महत्व दिया जाए और किसे कम बता पाना कठिन है। ठीक है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो क्या है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो इसमें यह बता पाना बहुत कठिन होगा कि किसे अधिक महत्व दिया जाए और किसे
कम दिया जाए। ठीक है, चलिए। व्यक्ति और समाज में किसी की भी अवहेलना संभव नहीं है। अगर हम व्यक्ति को आगे रखकर समाज की अवहेलना करें या समाज को आगे रख के व्यक्ति की हम अवहेलना करें तो यह संभव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए बात करें अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट जो है वो बोल रहा है आदर्श व्यक्ति से आदर्श समाज बनता है। ये पॉइंट अभी पिछली बार पीछे ही बताया कि आदर्श व्यक्ति से आदर्श समाज बनता है और आदर्श समाज में आदर्श समाज आदर्श व्यक्ति को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, इसी में रास महोदय ने कुछ वाक्य भी कहा है। उन्होंने रास महोदय कहे हैं, उनका हम भी समर्थन कर सकते हैं। अगर देखें इन सारी चीज़ों को देख के जो आए हैं, अभी पढ़ के आए हैं, तो उसके अनुसार हम जो रास महोदय ने कहा इनका समर्थन कर सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में ही संभव है। तो ये बात सही है, व्यक्तित्व का विकास केवल किसमें, सामाजिक वातावरण में ही संभव है, अलग नहीं होगा। वो कौन सा हो जाएगा, वो पाशविक प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है जिस प्रकार से व्यक्ति के लिए समाज आवश्यक है उसी प्रकार समाज के लिए व्यक्ति और समाज कोई अलग सत्ता नहीं है। व्यक्ति जो कुछ भी है वह अपने समाज के कारण है। जिस प्रकार से व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं उसी प्रकार से व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य भी पूरक होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे, दोनों के बीच में संबंध देख रहे थे व्यक्तिक और सामाजिक में। तो जिस प्रकार से यहाँ पे बता रहा है क्या कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य भी एक दूसरे के क्या पूरक होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः यह देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय का चुनाव करता है और कुछ ही दिनों में वह उसमें असफल हो जाता है। वह उसके अशिक्षा का ही परिणाम होता है। वास्तव में शिक्षित आदमी अपना व्यवसाय का चुनाव सही ढंग से करता है। अतः बालक को उसकी रुचि, योग्यता, कार्यकुशलता आदि के आधार पर ही शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है उसको अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं, वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट कहने का प्रयास कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति समाज के अनुसार, जैसे मान लो समाज में आपके पड़ोसी ने एक बार किसकी मान लो इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोल ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली। अब आप भी उसकी देखा गए क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, लेकिन आपको उसके बारे में ज्ञान है नहीं, तो आप कितने दिन तक उसको चलाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, आप कुछ दिन बाद उसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचि, अभिरुचि और किसके अनुसार, कार्यकुशलता के अनुसार ही अपने व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, जिससे वह उसमें चल सके, ज़्यादा अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। ठीक है, जॉन डीवी ने लिखा है, इसी के पक्ष में कुछ लिखा है उन्होंने कि यदि व्यक्ति अपनी जीविका स्वयं नहीं चला सकता तो वह दूसरों के काम पर जीवित रहने वाला है, वह जीवन का बहुमूल्य अनुभव खो रहा है। जॉन डीवी जी ने कहा है कि अगर व्यक्ति जो है वह खुद अपनी जीविका स्वयं नहीं चला पा रहा है, नहीं चला सकता, तो वो दूसरों के बल पे जिंदा रहेगा। जैसे अभी मान लो आप कहीं पे कमाते नहीं हो तो आप किसके बल पे जिंदा रहते हो, अपने पापा के बल पे। ठीक है, उन्हीं के बल पे खा रहे हो, पहन रहे हो, रह रहे हो, अच्छे से पढ़ भी रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अगर ऐसे पूरा जिंदगी ही रहोगे तो आप क्या एक बहुत अच्छा खासा अनुभव, मतलब आप उतना समाज से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप थोड़े एक दूसरे प्रवृत्ति के व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये डीवी महोदय ने कहा है। ठीक है, अतः पूरा मिला के हम एक चीज कह सकते हैं कि शिक्षा में कोई एक मात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता। तो शिक्षा का कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, अगर यह देखो पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है, लेकिन आपका पूरा चैप्टर एक वीडियो में तो समाप्त तो नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपके लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं लेकर आया हूँ, जिससे आपको एक मोटा अनुभव हो गया कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति समाज से किस प्रकार जुड़ा है और समाज व्यक्ति से किस प्रकार जुड़ा है, इसको आपको मोटा एक जानकारी हो गई होगी। ठीक है, और जो पूरा चैप्टर है वो हम प्रैक्टिस सेट में समेटने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल जो है आपको प्रैक्टिस सेट दूसरे चैप्टर का मिल जाएगा, फिर परसों आपका तीसरा चैप्टर मिलेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे की पूरी किताब खत्म करने का प्रयत्न करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।